सेकेंड, फर्स्ट सेमेस्टर आपका माइनर रहेगा, उसके बाद सेकंड आपका स्किल सब्जेक्ट आ जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी हम जिसको बोलते हैं, उसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, लिटरेचर हो गया, वो सब मिलेगा। यानी मोस्टली वो जो सब्जेक्ट, वो जो पेपर होता है वो आपके मेजर के बेसिस पर एक जो बेसिक चीज है, क्योंकि सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, सब आपकी प्रिपरेशन आपकी यूट्यूब करा देगा। जस्ट बी कंसिस्टेंट, दैट्स द कहते नहीं मूल मंत्र, बी कंसिस्टेंट, regular, that is only thing which is होंगे। तो पहली बात तो एलिजिबल कौन है, ये सबसे पहले बता दो। एलिजिबिलिटी क्या होती है आई टाइप के लिए? एलिजिबिलिटी आपकी एकदम बेसिक है कि आपको अपना क्लास 12th एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट करना है, एंड देन आप अंडर कहते हैं सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड के अंदर आप अपना कंप्लीट करिए, एंड देन आपको एनसीईटी के एग्जाम में फिर आपको अपीयर करना है। तो आपके 12th की मार्क्स की भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12th के मार्क्स की एक वेटेज होती है, तो नहीं, इट इज अ प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे। आप जब उस एग्जाम को क्रैक करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू सिक्योर योर पोजीशन। मतलब कि जो एंट्रेंस है वो 100% रिटर्न ही होता है? हाँ, आपका जैसे आपसे जो लास्ट टाइम से होना स्टार्ट हो गई, वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड पर होता है। इसके अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको 2 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश मोस्टली जो होगा, आप लैंग्वेज की लिस्ट देखेंगे तो उसमें कई लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी। आपको 2 लैंग्वेजेस लेनी होती हैं। देन आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हों, और उसके बाद आपका एक जनरल टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल प्रोफिशिएंसी। आप ये आपका एग्जाम पेपर के हेडिंग्स होती हैं जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। सारे एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है प्रॉपर। आप जब देखेंगे, आप जब एनसीईटी का नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो आप वहां पे देखेंगे आपको पूरी मार्किंग मिल जाएगी, नेगेटिव मार्किंग और करेक्ट आंसर्स पे कितनी मार्किंग होती है, कैसे पूरा सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पर हेड पे, कितने आपको अपीयर करने होते हैं, आपको पूरा डिटेल्स वहां पे डॉक्यूमेंट जो एनसीईटी अपलोड करता है आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलिए, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको पता है कि जो बच्चे इस बार अभी आई थिंक 12th में पढ़ रहे, जिनके एग्जाम भी नहीं हुए हैं, वो भी एलिजिबल है? हाँ, आप 12th के एग्जाम्स चल ही रहे होंगे, उनके चल रहे मेनली होंगे। चल ही रहे होंगे। हाँ, 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 हाँ। बोर्ड एग्जाम्स 12th वालों के। तो हाँ, उसके बाद वो फिर उसके लिए अपीयर करना, आप फॉर्म भरें, और उसके बाद जैसे आपकी, क्योंकि मार्कशीट वगैरह वो सीबीएसई इशू करता है फर्दर, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो आपका 12th तो तक का यहाँ कोई ताल्लुकात नहीं है। आपका वो जो सिंपल मतलब सी है वो आपके इस एज एग्जाम से है। एज लिमिट मिनिमम 18 रहती होगी, कोई एज क्राइटेरिया भी है या फिर नहीं, एज क्राइटेरिया आपका नहीं होता इसमें। मिनिमम एज आईटेफ का कोई वगैरह दिक्कत में कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है। इट्स ओनली आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th 10+2 होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है? बस। तो अगर एक बार मैं दोबारा समराइज करूं, तो अगर आप सिर्फ 12th पास हो या फिर अपियरिंग हो तो आप एलिजिबल हो। फॉर्म ऑलरेडी निकले हुए हैं, ठीक है, और उसको आप जाके भर सकते हो। आपका जो एग्जाम है इस साल का, वो 29 अप्रैल 2025 को होने वाला है। तो एग्जाम जो होगा उसके अंदर क्या आएगा वो भी दिव्यांशु ने आपको बता दिया है कि आपको 2 लैंग्वेज इसमें सिलेक्ट करनी होती हैं। जैसे कि मोस्टली लोग या तो हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेंगे, ठीक है, आप हाँ, संस्कृत ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ज्यादातर हिंदी इंग्लिश ही लेते होंगे लोग। उसके अलावा 3 डोमेन के आपके सब्जेक्ट हो गए। डोमेन का मतलब हो गया जैसे कि अगर कोई आर्ट्स से होगा तो कोई से भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट 3 लेने होते होंगे। साइंस है तो कोई साइंस के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमैनिटीज का हूं तो मैं ले सकता हूँ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। तो ये 3 मेरे हो गए डोमेन। 5 सब्जेक्ट ये हो गए, 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन, और एक इन्होंने बताया कि जनरल। जनरल में आपका बेसिक मैथ, रीजनिंग, जीके, हाँ, बेसिक चीजें आती होंगी आपकी, है ना, मिक्स आता आपकी होगा, क्लास स्टैटिक 10th करंट। तक की बेसिक मैथ्स हो गई, और हाँ, लॉजिकल रीजनिंग हो गई। उसके अलावा करंट अफेयर्स हो गए, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, और उसके अलावा जो स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ते हैं, जो बेसिक साइंस होती है तो 10th तक की, बेसिक साइंस, बेसिक मैथ्स, और जो हमारी स्टैटिक जीके हो गई, यानी बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये सारी चीजें। तो दिव्यांशु, जो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। एग्जाम का आपने बता दिया, बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा है ऑलरेडी, मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या है, वो सब बता दिया है। मैं जनरल चीजें पूछ रहा हूँ, बाकी के जो लोग हैं वो एक बार वीडियो देख लेना, उसमें बता रखा है। लेवल मतलब किस क्लास 12th तक के क्वेश्चन आते होंगे, मतलब वेटेज क्या रहता है अगर हम हाँ, देखें बेसिक? अगर हम देखें तो जो डोमेन सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, जो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आप लेंगे, वो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पर स्टिक रहना है। क्लास 12th की एनसीईआरटी पे आप स्टिक रहेंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप सिलेबस भी रिलीज होता है, आप सिलेबस देखिए, आप केवल एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक्ड रहेंगे।
अच्छा हाँ, एक चीज आपकी और आती है इसमें जिसको हम कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं। तो बीएड के लिए इसमें जीटी के बाद, जनरल टेस्ट के बाद एक पेपर और होता है जिसको हम कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर। अभी हम उसके तो ऊपर भी 6 आते पेपर हैं। हो गए ना? हाँ, 6 पेपर टोटल। 6। 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जनरल टेस्ट और एक टीचिंग एप्टीट्यूड, 7। 7। 7 टोटल आपके हो गए। हाँ, 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन, 5 और एक जनरल और एक टीचिंग, 7 टीचिंग पेपर आपके एप्टीट्यूड होते हैं। 7 पेपर। एक ही साथ आपके सारे पेपर होते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो इनमें क्या क्या चीजें, आप डोमेन के लिए मैंने आपको बताया, आप अपनी एनसीईआरटी पर स्टिक्ड रहेंगे, आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मोस्टली सिलेबस क्लास 12th से ही आता है। ऑल्दो मे भी हो सकता है कि सिलेबस चेंज हुआ हो, एक बार आप उसको टैली कर लें वेबसाइट पे जाके। बट हाँ, अगर मैं अपनी बारी का बताऊं तो मेरे टाइम पे इट वाज प्रॉपरली क्लास 12th का सिलेबस एनसीईआरटी से जो आया था, तो आप एनसीईआरटी पे स्टिक्ड रहें। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी इंग्लिश बेसिक वोकैबुलरी आपसे मेनली जज की जाती है वहां पे। जो वोकैब इंग्लिश हिंदी होती है, इंग्लिश हिंदी, यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, और उसके अलावा आपके इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, बेसिक ग्रामर हो गई। बस इतनी चीजों को वहां पे जज किया जाता है। इसके अलावा बहुत हाई लेवल प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज की आपसे नहीं। तो इसी सीरीज में दोस्तों फिर आगे बढ़ते हुए हम अब जान लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि बता दिया हमने कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस आपका बेसिकली 12th लेवल तक का ही आएगा, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि जो हमारा एंट्रेंस होगा 29 अप्रैल को, जो कि एटैप का होने वाला है, इसमें 7 पेपर हमने अभी आपको बताया कि आते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, 2 आपके लैंग्वेज के पेपर हो गए, 3 आपके डोमेन के पेपर हो गए, एक आपका जनरल हो गया और एक आपका टीचिंग टूट, 7 सब्जेक्ट हो गए। अब थोड़ा सा जो सबसे जरूरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही आता है कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। अब तैयारी को लेके बहुत से सवाल बच्चों के मन में होते हैं कि भैया पहली बात तो सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, कोई कोचिंग करें, कोई बैच लें, ऑनलाइन पढ़ें, कोई किताब से पढ़ें, कहाँ से प्रिपेयर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन अपने मन का कोई ले पाए। और उसको लेने के लिए कट ऑफ में नाम के लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हमारा इजिली एडमिशन हो जाए। तो दिव्यांशु से जानते हैं कि उन्होंने उनसे पहले कुछ जनरल चीजें पूछते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, आपने कोई इसके लिए ऑनलाइन कोर्स परस्यू किया था, कैसे क्या स्टडी मटेरियल फॉलो किया था? जैसे आप अगर हम इसकी बात करें तो जो आपका मैंने डोमेन के लिए तो आपको जैसा मैंने बताया कि आप केवल एनसीईआरटी के लिए स्टिक रहेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, तो पूरा सिलेबस आपका एनसीईआरटी बेस्ड जाता है। क्लास 12th की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो ऑब्वियसली आपने पूरे साल क्लास 12th पढ़ा था उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके, तो आपको उसके लिए कोई कोचिंग की नीड पड़ेगी ही नहीं। बात आती है जीटी जैसे सब्जेक्ट्स की, जैसे जनरल टेस्ट हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैगजीन्स वगैरह हो गए, या ऑनलाइन आप जब यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको कई सारे चैनल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की रेगुलर वीडियोस अपलोड की जाती है। कई सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है जीटी की लॉजिकल रीजनिंग हो गई, स्टैंडर्ड बेसिक मैथ्स हो गई, कि 10 तक के जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक मैथमेटिक्स जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह के, उनको कैसे टारगेट किया जाए, ज्योमेट्री वगैरह के, तो वो आप यूट्यूब से आप कवर कर सकते हैं। बाकी बात रही इंग्लिश और हिंदी की, तो जैसा मैंने बताया कि उसमें आपकी मेनली वोकैबुलरी टेस्ट की जाती है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, है ना, ये सारी चीजें हो गई, बेसिक ग्रामर हो गई। इन सब चीजों का मेनली असेसमेंट उसमें किया जाता है। तो ऑब्वियसली इतनी चीजें बेसिक होती है, पर हाँ, आप जब यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको इसके लिए भी काफी कंटेंट मिल जाएगा। बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो, जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मेनली आपका जो सिलेबस होगा, आपके सिलेबस में आपको सब चीजें दी होंगी कि आपको क्या पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड में। उसमें प्रॉपर कंटेंट दिया होता है, हेडिंग्स। आप उसको चैट जीपीटी पे जाके डाल सकते हैं, आपको बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जैसे यूट्यूब पे एक चैनल है एनसीईटी कॉन्सेप्ट करके, आप उस चैनल की वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब गूगल पे जाएंगे तो आपको इग्नू वगैरह के कई सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो आपके टॉपिक्स हैं, तो वो भी आपको काफी हेल्पफुल प्रूफ होगा। इस तरीके से आप अपनी पूरी स्टडीज को मैनेज कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी इज मोर देन इनफ, आपको कोई अलग से बैच वैच खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको जैसे मैंने बताया, आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे चले जाइए, आपको काफी रेलेवेंट मटेरियल वहां पे मिल जाएगा। उसके अलावा जो बाकी चीजें हो गई, जैसे डोमेन के लिए एनसीईआरटी हो गई, जनरल टेस्ट वगैरह के लिए आप फिर से यूट्यूब पे जाइए, फ्री कंटेंट आपको बहुत इजीली मिल जाएगा जनरल टेस्ट के लिए भी।
सिमिलरली लैंग्वेजेस के लिए भी आप सेम काम करिए, आप जाइए यूट्यूब पे, आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा, आप फ्री में अपना काम कर सकते हैं। व्हाट यू नीड इज ट्रूली कंसिस्टेंसी, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर, बिकॉज लास्ट 2 मंथ्स आपके पास है, अभी भी आपके बोर्ड चल रहे होंगे या हो गए होंगे, तो होली है, सब कुछ है, तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इनफ विद योर स्टडीज, दैट्स इट। बाकी आपको कोई एज सच परचेजिंग वगैरह की नीड नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे से दिव्यांशु ने आपको बता दिया कि कोई कोर्स वगैरह अगर आपको बेच भी रहा है तो कोई कोर्स की आपको नीड नहीं है, ठीक है। कोई इतना बड़ा कोई एंट्रेंस नहीं है कि आपको कोई कोर्स की जरूरत पड़े। और जहां तक बुक की बात है तो मुझे नहीं लगता कोई स्पेसिफिक इसकी कोई एक बुक है। अक्सर बहुत सी मार्केट्स में गाइड चलने लगती है ना, तो कि अरिहंत की आ गई, फलाने ढिमके की, अब मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, बट हाँ, अब गाइड अच्छी है खराब है वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट इतना समझ लो कोई भी एंट्रेंस आता है उसकी गाइड तुरंत छपने लगती है। तो गाइड मुझे नहीं लगता, दिव्यांशु क्या कहना है आपका, कि गाइड मेन यहाँ पे बात है कोई भैया, सही अगर चीज है हम अगर कोई देखें तो बच्चा गाइड। एनसीईटी वगैरह जैसे एग्जाम उतने फेमस ही नहीं है। तो एनसीईटी के जो हमारा जो पेपर होता है इंटीग्रेटेड का, उसके लिए आपको मेनली गाइड नहीं मिलेगी, बहुत कम चांसेस। जैसे जब मैंने सर्च किया था इसके लिए, तो मुझे तो कोई गाइड नहीं मिली थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्पेसिफिक, मुझे कोई गाइड नहीं मिली थी। तो दैट इज द थिंग, उस चीज को आपको खुद से सेल्फ प्रेपरेशन एक हैबिट बनानी पड़ेगी। आप जैसे जब मैंने बताया कि आप गूगल पे जाइए, और वैसे भी वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ इंटरनेट, हर चीज के लिए हम कहीं जाएं, परचेज करें एंड देन करें, आपके पास बहुत फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने जैसा बताया, इग्नू का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं, बहुत फ्री वीडियोस हैं, आप उनको एक्सेस करिए। उसके अलावा आप जो बेसिक चीज, क्योंकि सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, सब आपकी प्रेपरेशन आपकी यूट्यूब करा देगा। जस्ट बी कंसिस्टेंट, दैट्स द, कहते नहीं, मूल मंत्र। बी कंसिस्टेंट, रेगुलर, दैट इज ओनली थिंग विच इज पेपर सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपकी एफिशिएंसी मैटर बहुत ज्यादा करेगी। तो दैट इज द ओनली थिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह पे काफी अच्छा अमाउंट ऑफ कंटेंट फ्री में एक्सेस हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर दिव्यांशु की बात को मैं समराइज करूं तो जो एक एक बार सब पे देख लेते हैं, जो इन्होंने ये बताया कि कोई स्पेसिफिक बैच या बुक की जरूरत नहीं है। ये एंट्रेंस ऐसा है जो ओवरऑल आपकी सेल्फ स्टडी पे बेस्ड है। आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, कुछ कंटेंट आपको गूगल से, यूट्यूब से, चैट जीपीटी से उठा उठा के आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकती है। अब करना कैसे एक एक का वो भी इन्होंने बता दिया, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया कि 2 लैंग्वेज इसमें आती है, एक आप मोस्टली लोग हिंदी या इंग्लिश लेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको लीजिए, और ये बेसिक 10th लेवल की आएगी, जहां तक मुझे पता है बेसिक ग्रामर, बेसिक वोकेबलरी, यही चीजें आएंगी। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक मत लीजिए, सिंपली आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को, सिलेबस पहले तो आप डाउनलोड करो, जहां तक मुझे लगता है सिलेबस को आप डाउनलोड हाँ, करो, टॉपिक वाइज उनको देखो कि क्या आपको आता है क्या नहीं आता। जो नहीं आता है उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च कर लो, और एक कॉपी पे शॉर्ट नोट्स उनके बनाते रहो कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट्स है। तो कुल मिला के वो वीडियोस आपने देख ली, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो और वो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और थोड़ा सा और अच्छी तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो आप। जैसे भैया, लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था वो भी सॉरी आई टू थिंक एनटीए की इंटरप्ट आपको, वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, कैसा आया था। अगर हम यहाँ पे बात करें तो लैंग्वेजेस के लिए आपको कोई भी इनफ कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया, आपकी वोकैबुलरी टेस्ट की जाएगी वहां पे, आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी। तो इंग्लिश में जैसे सिर्फ एक फैक्ट वोकेबलरी है आती ये। है हाँ, दिव्यांशु, या ग्रामर? हाँ, 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 ग्रामर बहुत कम, बहुत कम ग्रामर होती है, बहुत कम। मेनली केवल आपकी अच्छा लैंग्वेज अच्छा। प्रोफिशिएंसी को ही वहां पे चेक किया जाता है। और ऑब्वियस ही बात है, कहा जाता है कि इंग्लिश में, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, तो इंग्लिश का एक ये फैक्ट है कि हर दिन इंग्लिश में 5 से 10 नए वर्ड ऐड होते हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत हाई पहुंचेगी ही नहीं। तो आपको एक जनरल चेक रखना है, जैसे इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, तो आप कुछ वर्ड्स
आप अपनी रेगुलर हैबिट में लेकर आए। और मेरे ख्याल से काफी अच्छा तरीका है ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बनाने का, कि आप इसी बहाने नए वर्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे जाके। आप इडियम्स लेकर आएंगे, उनकी मीनिंग्स जानिए, फ्रेजेस के मीनिंग्स जानिए, यही सबसे मेनली आता है। हिंदी की बात करें तो विपरीतार्थी हो गए, अनेकार्थी हो गए, पर्यायवाची हो गया, उसके अलावा मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गया। यही मेन एरिया है जहां से आपका पेपर बन के आता है। आप अगर इसके लिए कोई बुक वुक ढूंढने दौड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप डालेंगे सिनोनिम एंटोनिम्स की लिस्ट तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के। आपको सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए जैसे एक मैं अगर कहते नहीं मंत्र बताऊं करने का, तो हर वर्ड का एक रूट वर्ड होता है, आपको बस वो रूट वर्ड याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें, मैग्निफिसेंट हो गया, मैजिकल हो गया, ये सारे वर्ड, इन सब जो इन वर्ड ऐसे फैमिली के वर्ड्स होंगे, इनका रूट वर्ड मैग है। तो आपको ये रूट वर्ड्स पता होने चाहिए। अगर आपको ये रूट वर्ड्स पता है तो आप इनके मीनिंग से इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत इजीली ढूंढ लेंगे। व्हाट यू नीड इज दिस बेसिक नॉलेज, बस। ये तरीके होते हैं, कहते हैं हम लोग ट्रिक्स कहते हैं जिसको, लैंग्वेज की ट्रिक्स। उसके अलावा डोमेन के लिए एनसीईआरटी, 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 कहानी खत्म। आप एनसीईआरटी के अलावा कहीं अपना मुंह नहीं मारेंगे जाके। आप एनसीईआरटी के लिए स्टिक रहेंगे, केवल उसी एक किताब के भरोसे रहेंगे। जैसा आपको ट्वेल्थ तक बोला जाता है एनसीईआरटी इज योर बाइबल, एनसीईटी के पेपर में भी एनसीईआरटी इज योर बाइबल। तो एनसीईआरटी के लिए आप अपने 3 डोमेन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करेंगे। जीटी टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको गूगल पे यूट्यूब पे अथाह कंटेंट मिल जाएगा, बहुत कंटेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको कहूंगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहिए, पेपर बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। जीटी, जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि जीटी के लिए यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है। हर समय कोई ना कोई चैनल पे कोई वीडियो बन रही है। अड्डा 24/7 पे आप चले जाएं, दैनिक भास्कर का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, हिंदू का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, आपको सब कंटेंट यूट्यूब पे सफिशिएंट कंटेंट आपको मिल जाएगा। हाँ, तो वही चीज़ है कि कंटेंट बहुत है, बट वही है, हमें वहाँ से फ़िल्टर करना है चीज़ों को, क्या हाँ हमारे काम का है, कहाँ से हमें लेना है, ठीक है? कई बार क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट में भी उलझ जाते हैं कि एक ही चीज़ को 75 सोर्स से पढ़ते हैं, अपने सोर्स पे भरोसा नहीं होता। तो ये चीज़ बता दिया है कि सिंपली आपका जो लैंग्वेज है, उसमें मोस्टली वोकैब्युलरी वाला सेक्शन है, तो उसके लिए इन्होंने बता दिया कि आप रूट वर्ड्स वगैरह हो गए इंपॉर्टेंट, वो देख लो। और फिर जो आपके डोमेन आएंगे तीनों, जो भी आप पहली बात तो वही डोमेन चूज करें जिस पे आपकी अच्छी कमांड हो। ऐसा नहीं आपने कुछ भी उठा के ले लिया और फिर पढ़ने में भी दिक्कत आए, तो डोमेन वही लें। आई थिंक ऐसा कुछ तो नहीं होता कि जो डोमेन आपने स्कूलिंग में मतलब 12th में थे वही ले हाँ, सकते हो, या ये कोई भी ले एक सकते हो, ऐसा प्रेफर्ड कुछ नहीं। ऑप्शन होता है भैया। अगर इसकी बात करें, ये एक प्रेफर्ड ऑप्शन होता है, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, अगर आप उसी को डोमेन लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, है ना। और ये चीज आपको ध्यान रखनी कि जो आपने बेनिफिशियल। डोमेन लिया है वही आपका मेजर सब्जेक्ट बनेगा जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे इन आरआईज। अब अगर हम बात करें तो 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, आईटेप, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये जो 4 ईयर का कोर्स है, इसमें आपको एक मेजर सब्जेक्ट लेना होगा, एक माइनर सब्जेक्ट लेना होगा। मेजर सब्जेक्ट आपका वही सब्जेक्ट होगा जिसमें आपने एनसीईटी के 3 डोमेन में से आपने जो पेपर दिया है, उसी में से एक आपका मेजर सब्जेक्ट होगा। अगर हम देखें तो आप जो बीए बीएड कर रहे हैं, इसमें बीए का एक ही सब्जेक्ट आपका काउंट किया जाएगा। तो ये एक ऑनर्स तरीके से ही है कि आपने बीए में उस सब्जेक्ट में ऑनर्स किया है 4 साल तक, ठीक है। तो जैसे मेरा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मेरा हिस्ट्री मेजर है, तो इसका मतलब 4 साल में, 4 साल लगातार मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा। कुछ सेमेस्टर आएंगे जिसमें मुझे माइनर पढ़ना है, कुछ में मुझे इंटरडिसिप्लिनरी स्किल सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ऐसा करिकुलम बनाया गया है ताकि आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो जो आपका एनईपी लेकर आया है, उस अप्रोच के बेसिस पे हम बच्चों को पढ़ा सकें। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मेजर सब्जेक्ट का सिलेक्शन सही करना है, और वो मेजर सब्जेक्ट आपके एनसीईटी के पेपर में होना चाहिए डोमेन में। और बेनिफिट आपको और ज्यादा मिलेगा अगर आपने क्लास 12th भी उसी डोमेन से किया हुआ है, तो आपकी एक होल्ड बहुत अच्छी होगी उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डोमेन वही लें जो आपका है, उनमें भी जो सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट है वही आप फाइनली जाके उसमें से अपना मेजर माइनर बनाएंगे। चलो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं दिव्यांशु, जो जैसे 4 साल का आपने बताया कि एक हमारा सब्जेक्ट मेजर है जो 4 साल रहता है, माइनर सब्जेक्ट्स कितने होते हैं जो हमें कब कब पढ़ने रहते हैं, और एजुकेशन कब पढ़ाया जाता है? अच्छा,
देखिए भैया, अगर हम इसकी बात करें तो आप पहले ये जान लीजिए आपके मेजर सब्जेक्ट क्या क्या है। तो मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो आपको बीए में, मुझे बीएससी का आइडिया नहीं है, बीए की अगर हम बात करें, बीए में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये 5 आपको मेजर सब्जेक्ट मिलते हैं। इसके अलावा यही सब्जेक्ट माइनर भी होते हैं, और 2 सब्जेक्ट इसमें और ऐड हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो माइनर नहीं बन सकता है। तो अगर हम देखें, 5 मेजर हो गए हमारे पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, 5 सब्जेक्ट हमारे मेजर हैं। इसके अलावा इन 5 के साथ 2 सब्जेक्ट और है हमारे पास जो माइनर है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। जो आपका मेजर है वो माइनर नहीं हो सकता है। मेजर सब्जेक्ट आपको चारों साल पढ़ना है। पर वहीं अगर हम बात करें माइनर की, तो माइनर आपको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर पढ़ना है, उसके बाद आपको सिक्स्थ सेमेस्टर पढ़ना है, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, और सेकेंड, फोर्थ और सेवेंथ सेमेस्टर। हाँ, फिफ्थ सेवेंथ फिफ्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर आपका माइनर रहेगा। उसके बाद सेकंड आपका स्किल सब्जेक्ट आ जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी हम जिसको बोलते हैं, उसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, लिटरेचर हो गया, वो सब मिलेगा। यानी मोस्टली वो जो सब्जेक्ट, वो जो पेपर होता है, वो आपके मेजर के बेसिस पर एक पेपर डेवलपमेंट हो सकती है। इंटरडिस उसको हम आईडीएस करके एक सब्जेक्ट होता है, उसको उस नाम से हम जानते हैं। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आपको फिर से माइनर पढ़ना होगा। फिर फोर्थ में आपका फिर से यही इंटरडिसिप्लिनरी वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर फिफ्थ में आपका फिर से माइनर आ जाएगा। सिक्स्थ में आपका, तो ये एक रेपिटेटिव पैटर्न चलेगा। उसके अलावा आपको कम्युनिटी प्रोग्राम कराया जाएगा। कम्युनिटी प्रोग्राम के साथ साथ आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिलेगी, फोर्थ ईयर में आपको इंटर्नशिप करनी होगी। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो चेंजेस के लिए एप्ट है। कुछ भी चेंजेस आपके सब टाइम पे, क्या पता कोई चेंज आ जाए। जैसे हमारे सीनियर्स के टाइम पे कुछ चेंजेस थे जो हमारे टाइम पे हो गए हैं, उनके में थोड़ा सा पैटर्न अलग था, हमारे में थोड़ा सा अलग है, उनसे पहले वालों का और अलग था, क्या पता आपका और अलग हो। तो ये एक जनरल पैटर्न है। 4 साल का आपका कोर्स होगा, 8 सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं, मेजर एक सब्जेक्ट होगा, एक माइनर सब्जेक्ट होगा। एजुकेशन की बात करें तो ये भी आपका पूरे चारों साल आपको मेजर और एजुकेशन के सब्जेक्ट को थ्रू आउट पढ़ना है। एजुकेशन की फील्ड में आपकी इंटर्नशिप्स लगेंगी, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपकी इंटर्नशिप्स होंगी, सेकंड ईयर में मोस्ट प्रोबेबली आपका कम्युनिटी प्रोग्राम होगा, यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपका जनरल इंट्रोडक्टरी सेमेस्टर्स माने जाते हैं।